हेलो एंड वेलकम टू रिपोर्ट कार्ड। मैं हूँ अलीना फारूक शेख और आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे मीडिया, ब्रॉडकास्टिंग और उससे मुतल्लिक रेगुलेशंस की। लेकिन सबसे पहले हम आपको ज़रा गुज़श्ता साल की कुछ यादें ताज़ा करवाएंगे, जब नवंबर में मौलाना फजलुर रहमान ने आज़ादी मार्च और धरने की एक शक्ल इख्तियार की और उस मार्च को वो लेके गए इस्लामाबाद और उसके बाद वो धरने की शक्ल में 13 रोज़ वहीं पर क़याम किया। जब वो ख़त्म हुआ तो लोग सोच रहे थे कि जो मुज़ाकरात हुए हैं, मौलाना साहब से क्या मुज़ाकरात हुए हैं। जब पूछा गया चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही से इससे मुतल्लिक, क्योंकि वो लोग मुज़ाकरात कर रहे थे मौलाना फजलुर रहमान से, तो उन्होंने कहा कि ये मौलाना साहब और चौधरी बरादरान के दरमियान में एक राज है जो वो अभी अफशा नहीं कर सकते। फिर क्या था, फिर एक कयास आराइयों का, अंदाजे लगाने का बाजार गर्म हो गया और सब ने अपने तहीं सोचने शुरू कर दिया कि एग्जैक्टली था क्या जिसकी बुनियाद पे मौलाना फजलुर रहमान ने 13 रोज़ बाद अपना धरना ख़त्म करने का ऐलान किया। तो अब चौधरी शुजात हुसैन साहब ने एक पेंडोरा बॉक्स खुला है और अपने एक बयान में कहा है कि कुछ लोग इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान के धरने पर धावा बोलने के हामी थे। इमरान खान से जाकर कोई बात करने को तैयार नहीं था, सब एक दूसरे को कह रहे थे कि आप बात करें, आप बात कर लें। चौधरी परवेज़ इलाही हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के मेंबर नहीं थे, जिस पर परवेज़ इलाही से कहा गया कि वो इमरान खान से जाकर बात करें। चौधरी शुजात ने बताया कि परवेज़ इलाही ने इमरान खान से मुलाकात की और उन्हें मशवरा दिया कि अगर मार कुटाई शुरू हो गई और जानी नुकसान हुआ तो इल्ज़ाम लेने पर कोई तैयार नहीं होगा। परवेज़ इलाही ने इमरान खान को बताया कि वज़ीर आज़म को हर चीज़ का जवाब देना पड़ेगा। चौधरी शुजात हुसैन का मजीद कहना था कि परवेज़ इलाही साहब के बताने पर फैसला मौखर किया गया और मामला इफ़हाम व तफ़हीम से हल हुआ। मौलाना फजलुर रहमान के मामले पर हमारी पार्टी पर इल्ज़ाम लगाया गया कि परवेज़ इलाही से बाहमी सोच पर अमल करते हुए मामला इफ़हाम व तफ़हीम से हल हुआ। हुकूमती इत्तेहादी और मुस्लिम लीग काफ के इंकशाफात में कितनी हकीकत है और इस वक्त ख़ास तौर पर इस मुद्दे को छेड़ने की ज़रूरत क्यों पेश आई, और क्या अब वज़ीर आज़म अपने इत्तेहादी के मशवरे पर अमल भी करेंगे। इस पर सवाल अपना बुनियादी हमारे एनालिस्ट से हमने कुछ यूँ रखा है आज कि काफ लीग की सरबराही में इस वक्त ये बयान देना क्या है, ओपन ऑप्शन है सबके पास। और पैनल पर आज हमारा साथ दे रहे हैं बेनज़ीर शाह, महमूद सरफराज साहिबा, मज़हर अब्बास साहब, बाबर सत्तार साहब और मुनीर फारूक साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं मज़हर साहब, क्या लगता है आपको टाइमिंग इस बयान की कितनी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पहले तो ये कहा गया था कि ये एक राज है, मौलाना साहब खोलेंगे अगर चाहेंगे तो। देखिए, मेरा ख्याल है दूरियां, मेरा जवाब होगा कि दूरियां बढ़ रही हैं इन दोनों जमातों के दरमियान, दोनों इत्तेहादियों के दरमियान। पिछले चंद माह में सूरत हाल बहुत अच्छी नहीं है और इसकी ताज़ा मिसाल आप इससे लगा लें कि जब वज़ीर आज़म ने एक डिनर दिया इस्लामाबाद में, तो चौधरी ने मना कर दिया उस डिनर में शिरकत का। और जहाँ तक मेरी इत्तला है, उन्होंने वाज़े तौर पे जिन साहब ने भी उनसे रब्ता किया और ये यहाँ तक कहा कि आप अपने किसी एक रुकन को भेज दें डिनर में, तो उन्होंने कहा कि अब तो आप लोगों में वफ़ादारी भी नहीं रही। और यही वजह है कि उसी दिन PMLQ का एक डिनर हुआ जिसमें कुछ इत्तेहादी गए, कुछ नहीं गए, लेकिन उन्होंने बहरहाल अपना डिनर किया। इसके बावजूद PMLQ ने ये मैसेज ज़रूर वज़ीर आज़म को दे रखा है कि वो उस्मान बुज़दार साहब को सपोर्ट करते रहेंगे, पंजाब हुकूमत को सपोर्ट करते रहेंगे, वो इस इत्तेहाद से नहीं निकलेंगे, लेकिन वो अब कोई दूसरी वज़ारत कबूल नहीं करेंगे। वो खुश नहीं हैं वज़ीर आज़म और उनके रवैये से, और तकरीबन कोई उनकी वज़ीर आज़म और चौधरी बरादरान की मुलाकात गालबन पिछले साल बजट के मौके पे हुई, उसके बाद नहीं हुई। और जो तीन गालबन जो मुआहदा हुआ था दोनों के दरमियान, उसके जो बुनियादी नुकात थे उन पर चौधरी का ख्याल है कि बिल्कुल भी अमल दरामद नहीं किया गया। जिसमें ज़ाहिर है एक मुआहदा ये एक नुक्ता ये था कि मुनीर इलाही को वज़ारत दी जाएगी, नहीं मिली, और अब उन्होंने मना कर दिया है कि अब मुनीर इलाही वज़ीर नहीं बनेंगे, ना कोई दूसरी वज़ारत ली जाएगी। दूसरी बात, कोई 5 या 6 ज़िला ऐसे थे कि जिसमें कम्प्लीटली जो एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं वो चौधरीज़ को देखने थे, जिनमें गुजरात है शामिल, जिसमें भावलपुर है, उसमें एक दो मैं भूल रहा हूँ। तो ये भी तय हुआ था और कुछ दीगर मामलात भी थे। इसी तरह लोकल बॉडीज़ के हवाले से भी यही बात तय हुई थी। तो वो समझते हैं कि इनमें से किसी भी एक नुक्ते पे अमल दरामद नहीं हुआ। वज़ीर आज़म तकरीबन महीने में एक मरतबा तो ज़रूर ही जाते हैं लाहौर, लेकिन एक से ज़्यादा मरतबा भी जाते हैं।
लेकिन उन्होंने जब चौधरी शुजात हुसैन जो है वो इलाज से वापस आए, उस वक्त उसके बाद भी उन्होंने उनसे मुलाकात नहीं की। तो ये जो उस्मान बुज़दार तो मिलते रहते हैं चौधरी परवेज़ इलाही से, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशंस हैं चौधरीज़ की। और ये जो मौलाना फजलुर रहमान वाली बात आज की, इससे पहले उन्होंने और भी चौधरी शुजात हुसैन ने एक दो बयानात दिए। ये जब इत्तेहादी इस तरह के बयानात देने शुरू कर दें, और वो भी चौधरी शुजात हुसैन जैसे पुल स्टेचर का आदमी इस तरह की बात करनी शुरू कर दे, तो मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर को इसका नोटिस लेना चाहिए, उन्हें जाना चाहिए, मिलना चाहिए। लेकिन ये दूरियां मुझे लग रहा है कि ये बढ़ती जा रही हैं। और मौलाना फजलुर रहमान से जो उनकी बात हुई थी उस वक्त धरने में, जिसको उन्होंने कहा था कि कुछ बातें ऐसी हैं जो वक्त के साथ साथ हम बताते रहेंगे, तो लगता है कि आज उनमें से एक बात उन्होंने बताई है, जिसके हवाले से अगर इसके अलावा भी कुछ बातें हैं जो कि लगता है कि हैं, तो वो मेरा ख्याल है आइंदा वो बताएंगे ज़रूर। ठीक है बाबर सत्तार साहब, एक बड़े अहम कल्चर या रवैये की तरफ तवज्जो दिलाई है चौधरी शुजात हुसैन साहब ने। उन्होंने कहा कुछ लोग धावा बोलना चाहते थे मौलाना फजलुर रहमान के धरने पर, लेकिन वज़ीर आज़म को कुछ लोग थे उनमें से जो मशवरा देना चाहते थे कि मामला इफ़हाम व तफ़हीम से हल कर ले, लेकिन सब डरते थे वज़ीर आज़म से बात करने के लिए, कोई वज़ीर आज़म के पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तो हमें तो ऐसा लगता है ऑन द लुक्स ऑफ इट, फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट, कि शायद पार्टी कल्चर इस तरह का है कि आराम से बात कर सकते हैं वज़ीर आज़म से सारे के सारे, लेकिन चौधरी साहब तो किसी और तरफ निशानदही कर रहे हैं। देखिए, मुझे नहीं पता उन्होंने ये क्यों बयान दिया है, और फ्रैंकली मैं कोई चौधरी की सियासत का फ़ैन नहीं हूँ, क्योंकि ग्रोइंग अप हमने देखा है कि किस तरह की सियासत की, स्पेशली मुशर्रफ दौर में इन्होंने जोड़ तोड़ की सियासत है, अपना पाउंड ऑफ फ्लैश लेने की सियासत है, कोई असूल नहीं है, और जहाँ पे बिठा दिया जाता है वहाँ बैठ जाते हैं, जब छेड़ा जाता है तो बात करनी शुरू करते हैं। अगर धावा बोलने की बात थी तो ये थे बड़े मेन इत्तेहादी परवेज मुशर्रफ के, तो उस वक्त तो लाल मस्जिद पे बोला गया था धावा, उसकी तो डिटेल्स उन्होंने नहीं बताई कि किसने मुशर्रफ साहब को मशवरा दिया था, कैसे हुआ वो सारा कुछ। लेकिन यहाँ पे वो अब डिटेल्स बताना चाहते हैं तो बता दें डिटेल्स, लेकिन बात ये है, फंडामेंटल बात ये है कि ये गवर्नमेंट जो बड़ा इंटरेस्टिंग बयान दिया फजलुर रहमान साहब ने, वो ये था कि सारी दुनिया, मैं आज ही भी अखबार में पढ़ रहा था कि सारी दुनिया कोविड-19 से लड़ रही है, हम कोविड-18 से लड़ रहे हैं अभी तक। तो ये कोविड-18 जो जिन्होंने जमा किया, उन्होंने तीसर बटेर तो सारे जमा कर दिए साथ, लेकिन कोई अंडरलाइन चीज तो नहीं है सवाए इसके कि हुकूमत बनानी है और नंबर्स पूरे करने से नेशनल असेंबली में। तो जब भी कोई अफवाहें चलती हैं फिर कि हुकूमत कमजोर है या पीछे से किला इनका कमजोर हो रहा है, तो फिर इस तरह की बातें सामने आ जाती हैं। ये इस तरह की सियासत हमने पहले भी देखी है, एमक्यूएम बहुत करती होती थी। उनकी कॉन्वर्सेशन थोड़ी देर बाद ये होती थी कि जी इस बात पे नाराज हो गए, एक मिनिस्ट्री नहीं दी, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, फिर चले जाते थे, फिर उन्हें कोई मना के लाता था जब नंबर नहीं पूरे हुए होते थे। तो मैं तो इस तरह की सियासत का बिल्कुल फैन नहीं हूँ, लेकिन चौधरी को मुबारक करे इस तरह की सियासत। ठीक है, बेनज़ीर आपको क्या लगता है? अलीना, पहले तो मैं, क्योंकि ये कल से सबसे बड़ी जो खबर है मेरे लिए वो ये थी कि आर्मी पब्लिक स्कूल की जो रिपोर्ट है वो अब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी गई है, और ये बहुत बड़ी खबर है। ये 6 हफ्तों में रिपोर्ट आनी थी, 2 साल बाद आई है। 6 साल से ये वालिदैन जो है वो इंसाफ मांग रहे हैं, अभी वो रिपोर्ट जाके सुप्रीम कोर्ट में जमा हो गई है। तो मैं तो ये कहूँगी कि इस रिपोर्ट को पब्लिक होना चाहिए ताकि हम सबको पता चले कि इस रिपोर्ट में क्या है, और सबसे ज़्यादा अहम है इन वालिदैन को ये रिपोर्ट देनी चाहिए ताकि हमें पता हो कि ज़िम्मेदार कौन था इस सानिया का। जहाँ तक ये इस सवाल की बात है, देखिए जैसे मदद साहब भी बात कर रहे थे, ऐसे ही लगता है कि ना ही वज़ीर आज़म अपने इत्तेहादियों की सुन रहे हैं, ना ही वो अपने कुछ MNAs की सुन रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ने एक इंटरव्यू दिया, उनको क्या ज़रूरत थी इस इंटरव्यू देने की? अगर उनकी वज़ीर आज़म बात सुन रहे होते तो उनको शायद ज़रूरत ना पड़ती अब इस तरह अपना पैगाम भेजने की कि पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं, डिसएग्रीमेंट्स हैं, इन फाइटिंग है। तो हो सकता है शायद ये एक वजह है कि चौधरी शुजात हुसैन भी ये दोबारा, ये वैसे वो बात पहले भी कर चुके हैं और ये वो दोबारा इसी किस्म की बात करें। देखिए, मशावरत से तो बात करनी चाहिए, फ़ैसले मशावरत से ही करने चाहिए। 15 आपके स्पेशल असिस्टेंट हैं, 5 आपके एडवाइज़र हैं, इतनी बड़ी आपकी काबीना है, तो अगर आप मशावरत से नहीं कर रहे तो फिर आप किस तरह फ़ैसले कर रहे हैं? जमहूरियत है ना इस मुल्क में, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ आप
अपने इत्तेहादियों की सुने और अगर उनकी बात आप ना माने तो फिर वो आके कहें कि आप बात नहीं मान रहे हमारी। सबकी बात सुननी चाहिए, सबका एक हक होना चाहिए राय देने का, और फिर उसके साथ बैठ के मशावरत करके आपको फ़ैसला करना चाहिए। और फिर फ़ैसला करने के बाद ये नहीं कि 3-4 दिन बाद आप यू टर्न ले लें और कहें फ़ैसला आप उल्टा करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हम आजकल क्या देख रहे हैं कि एक मैं फिर से कहूँगी, एक इंतकाम की सियासत हो रही है ना। सुबह से शुरू करते हैं, सिंध पे शुरू होते हैं, शाम तक हम सिंध का ही सुनते रहते हैं। कोरोना वायरस हो, JIT हो, कुछ भी हो, सिंध 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 सिंध। वज़ीर आज़म आते हैं पार्लियामेंट में आके, बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो एक सियासी जमात के लीडर है, उनका मजाक उड़ा के चले जाते हैं, उनकी उर्दू का तो कभी उनकी इंग्लिश का। मतलब ये इस किस्म की सियासत हो रही है। तो बात तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है मुनीफ फारूक साहब, आपको क्या लगता है, क्योंकि जब मौलाना साहब ने धरना कॉल ऑफ किया था तो उस वक्त बड़ी अफवाहें और कयास आराइयाँ गर्दिश कर रही थी कि शायद मौलाना को कुछ ऑफर्स हुई हैं, शायद उनको ये यकीन दिलाया गया है कि हुकूमत जाने वाली है और आपका कोई स्टेक होगा उसके अंदर। तो इस वक्त चौधरी शुजात हुसैन का ये पेंडोरा बॉक्स खोलना कितनी अहमियत रखता है और क्या वजह हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसके अंदर कुछ बातें ऐसी होती हैं, तारीखी तौर पर हम देखें, मौलाना साहब का धरना जब हो रहा था उस वक्त मैसेजिंग भी होती है, ये भी कोई नई बात नहीं है, सबको मालूम ही है, बैक चैनल से भी होती है। लेकिन मौलाना साहब जब ये धरना ख़त्म करके गए थे तो वो किसी एश्योरेंस पर गए थे। अब वो एश्योरेंस उन्हें एक लॉलीपॉप की सूरत में दी गई कि आप हो जाएं और बस ये होने लगा है। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। ठीक है, कोविड-19 आ गया, हालात बदल गए, लेकिन बातें बहुत हो रही थी कि बस मौलाना साहब को बता दिया गया है कि सब कुछ बदलने वाला है और ये होने वाला है, लेकिन हुआ कुछ नहीं। ऐसे लॉलीपॉप्स दिए जाते रहे हैं। चौधरी शुजात हुसैन साहब क्योंकि बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, परवेज़ इलाही साहब, उनको यकीनी तौर पर ये मालूम है कि अगर मौलाना को बेशक झूठी सही अगर कोई एश्योरेंस दी गई थी तो वो किसने दी थी और उस वक्त मुशावरत क्या हो रही थी। चौधरी परवेज़ इलाही साहब तो शायद उन दौरान नेगोशिएशन के वक्त एक दफ़ा वापस भी आ गए थे, लेकिन उन्हें फिर वफाकी हुकूमत ने वापस बुलाया था कि नहीं, आप जाकर या आपकी तरफ से मौलाना से नेगोशिएशन होनी चाहिए। चौधरी शुजात हुसैन साहब ने जो कहा है इसका सच अभी सामने नहीं आएगा, ये शायद आपको और मजीद इंतजार करना पड़ेगा। तो फिर क्या वजह हो सकती है चौधरी शुजात हुसैन की इस वक्त ये स्टेटमेंट्स देने की? देखिए लीना, पहली तो चीज़ें, मौसम तो कभी भी बदल सकता है और वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर हम कोई श्योरिटी से तो कह नहीं सकते कि जो चीज़ें चल रही हैं वैसे ही चलेंगी। लेकिन 2-3 चीज़ें इसमें, एक तो जैसा मज़हर साहब ने बात की, आप देखिए मोनिस इलाही साहब की कुछ ट्वीट्स भी थी जो गवर्नमेंट के ऊपर ज़रा क्रिटिकल थी। एक तो उन्होंने गालिबन डिलीट भी कर दी, फिर PM के शाइए का एक काफली का बॉयकॉट बेशक उसका बहाना बना दिया कि हमारा तो एक अपना था। असल चीज़ ये है कि देखिए, एक पहली चीज़ ये है कि जब से BNP मेंगल अलहदा हुई है तो हुकूमत के ऊपर एक वैसे ही प्रेशर बढ़ गया इत्तेहादियों की तरफ से, क्योंकि देखिए कोलिशन गवर्नमेंट है, बहुत थिन मेजॉरिटी के साथ है, तो उसके अंदर एक वो भी चीज़ है। फिर इनकी नाराज़गी वही मोनिस इलाही साहब की वजारत के ऊपर भी चल रही थी, जिस पर वज़ीर आज़म साहब भी मानते थे। एक और जो बात सुनने में आ रही है वो ये है कि बेशक फेडरल गवर्नमेंट के अंदर तो कोई चेंज है, वो -1 की जिस तरह खान साहब ने खुद भी बात की, वो पता नहीं होता है कि नहीं होता, लेकिन पंजाब के अंदर जो है दोबारा से तेजी बढ़ गई है बुज़दार साहब को बदलने की। उसमें ये रूमर्स ही है, मैंने तो ये जराए से ही सुनी है, मैं ये नहीं कोई वसूख से नहीं कह सकती। लेकिन एक चीज जो और रिपोर्ट हुई थी, आपने अखबारात में भी पढ़ा होगा, टीवी चैनल पे भी इसका तस्करा हुआ कि चौधरी के शहबाज शरीफ साहब से बड़े राब्ते चल रहे हैं और उसके पीछे शायद यही एक वजह है। देखिए PTI के अंदर 3 से 4 कैंडिडेट्स हैं जो इस वक्त वजारत आला की, वजारत उज़्मा की पोस्ट के लिए बैठे हुए कि हम वज़ीर आला लगते हैं। लेकिन जो अगर PTI से बाहर की अगर आप देखेंगे तो उसमें सरे फहरिस्त जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब का नाम आता है। तो ये भी एक वजह हो सकती है शायद ये बयानात की तेजी, या फिर हो सकता है हुकूमत के ऊपर प्रेशर डालना है कि अपनी मौजूदगी का एहसास या अपनी इम्पोर्टेंस का एहसास दिलाना चाह रहे हैं महमल, मकसद क्या है फिर चौधरी ब्रदर? मेरे ख्याल में नाराजगी का एहसास का वो दिलाना चाहते हैं कि हमारी आपसे आप हमारी जो जायज थी ख्वाहिशात या जिनके ऊपर हुई थी, तय हुई थी जो बातें, जिस तरह मोनिस इलाही साहब की वजारत के ऊपर और बाकी चीजों के ऊपर, तो वो शायद तयशुदा बातें, वो प्रोमिसेस पूरे नहीं किए जा रहे, जिस तरह BNP मेंगल के साथ भी किए गए प्रोमिसेस फुलफिल नहीं हुए, तो इसलिए उन्होंने अलहदगी का कर दिया। अगर चौधरी मेरा नहीं ख्याल कि अलहदगी उस तरह से करेंगे, बट स्टिल लेट्स सी के पंजाब के अंदर आया कि कोई चीज होती है कि नहीं। मतलब वो मौलाना साहब के ऊपर रख के अपना पैगाम इमरान साहब को पहुंचाना चाह रहे हैं, आप ये कहना चाह रही हैं बेसिकली। हम यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं।
तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंडिपेंडेंट मीडिया कॉरपोरेशन की तरफ से बोल का लाइसेंस मंसूख करने की दरखास्त निपटा दी है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि पेमरा ने एक ऑर्डर पास किया है जिसकी अपील इसी अदालत के पास आनी है। अब इस केस में मजीद समाअत की जरूरत नहीं है। दरखास्त गैर मौसर हो गई है, जबकि इंडिपेंडेंट मीडिया कॉरपोरेशन के वकील ने वीडियो लिंक के जरिए अदालत को दलाइल देते हुए बताया कि पेमरा खिलाफ वर्जी पर 2 लाख रुपए जुर्माना आयद कर देगा और वो जुर्माना जमा करवा के फिर हम मुहिम जारी रखेंगे। जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क देते हुए कहा कि आप पेमरा का ऑर्डर पढ़ें, इसमें लिखा है कि खिलाफ वर्जी की सूरत में कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। अदालत को तो इस मामले को देखने की जरूरत ही नहीं है, ये तो पेमरा की ड्यूटी है। पेमरा को पीबीए से मुशावरत के बाद इस हवाले से फैसला करना चाहिए। तमाम दूसरी जानिब पेमरा ने निजी टीवी चैनल पर जंग ग्रुप और इसकी मैनेजमेंट के खिलाफ झूठे मनगढ़ंत इल्जामात नशर करने पर टीवी चैनल पर जंग ग्रुप और उसकी मैनेजमेंट के खिलाफ झूठे मनगढ़ंत इल्जामात नशर करने पर ऑर्डिनेंस की शेख 27 के तहत पाबंदी आयद कर दी है। इस तमाम तर मामले पर अपना बुनियादी सवाल हमारे एनालिस्ट के सामने हम ये रख रहे हैं आज को नफरत अंगेज मवाद नशर होने से रोकने के लिए क्या करना चाहिए। ओपन ऑप्शन है इस सवाल के लिए भी हमारे एनालिस्ट के पास। और महमल आपसे स्टार्ट करते हैं, क्या लगता है आपको? लीना देखिए, मैं तो इसके अंदर ये बात कहूंगी कि मुझे ऐसे लगता है कि जैसे हमारी रियासत बहुत बेबस है। आप ये देखें कि ये एक जेली डिग्री का केस था जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने ब्रेक किया। उसके बाद उस स्टोरी के ऊपर अमेरिका की जस्टिस डिपार्टमेंट ने और FBI ने कार्रवाई की, ऑपरेशन किया। फिर उन्होंने इनके बहुत सीनियर जो कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट थे गालिबन, जिनको उन्होंने पकड़ा, जिन्होंने कन्फेस किया कोर्ट के अंदर कि इन जुराइम में हम मुलव्वस थे, इंक्लूडिंग उसके अंदर ब्लैकमेलिंग भी थी। लेकिन जब वही केस पाकिस्तान के अंदर चलता है तो हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रोसिक्यूटर्स भी बार बार तब्दील होते हैं। जज साहब के ऊपर भी रिश्वत लेने का इल्जाम आया, तो खैर उस पर बाबर ज़्यादा बात कर सकते हैं। उन्होंने फिर बाद में कहा कि नहीं मैंने नहीं लिया, तो कुछ इस तरह की उनके ऊपर हुआ था। लेकिन ये सब भी चलते है बात, और उस पर इंक्वायरी भी चल रही होगी, अपील में भी है, जिस तरह से भी वो चलता है। असल देखिए इसके अंदर 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि हम हमेशा से यही सुनते आए हैं कि पाकिस्तान के अंदर अकाउंटेबिलिटी और ये एक रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, सबकी अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए। लेकिन एक चैनल जो है वो जिस तरह की खौफनाक इश्तिआल अंगेज कैंपेन्स चलाता है, ना सिर्फ ये कि वो सीनियर पॉलिटिशियन, देखिए PTI के पॉलिटिशियन, नून लीग के पॉलिटिशियन होते हैं और पॉलिटिशियन, उसके अलावा सीनियर तरीन जर्नलिस्ट के ऊपर, उसके अलावा सिविल सोसाइटी के मेंबर्स के ऊपर किसी को नहीं छोड़ा। बहुत खतरनाक कैंपेन्स है, यानी कि उसमें कुछ भी हो सकता है। तो जब इस तरह की चीज़ों और फिर भी अगर उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई ना की जाए तो फिर हमारा सवाल तो बनता है कि फिर अकाउंटेबिलिटी क्या है, क्या यहाँ पे सिलेक्टिव जस्टिस है, कुछ लोगों के लिए जस्टिस है, कुछ लोगों के खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई नहीं करनी। तो ये मेरे ख्याल में सवाल बिल्कुल बनते हैं। और पेमरा को अगर क्या करना चाहिए, तो देखिए वो तो कानून के मुताबिक काम करना चाहिए। हम बिल्कुल नहीं कोई ऐसी बात कह रहे कि पाकिस्तान के कानून से हटकर कोई काम करे। जो चीज हमारे कानून में, रूल ऑफ लॉ में लिखी है वो होना चाहिए, एहतसाब होना चाहिए। एक इतना बड़ा इंटरनेशनल स्कैंडल था, उसके बारे में पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं कुछ हुआ, या वो क्या चल रहा है। तो ये सब सवाल हमें करने चाहिए। और पेमरा जो है वो तो वैसे ही उनके कानून के अंदर है ना कि नफरत अंगेजी और ये सब नहीं कर सकते, तो फिर उसके मुताबिक, कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। मेरा ऑप्शन तो ये कानून के मुताबिक इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है बाबर सत्तार साहब, आप कानूनी नुक्ता नज़र से भी इसको हमें बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं प्लीज। जी देखिए, मैं चूंकि ये केस प्रेजेंट कर रहा था तो मैं जरा ब्रीफली बताऊंगा। ऑब्जेक्टिव इसमें ये नहीं था कि आप जाके किसी एक मीडिया हाउस के खिलाफ अदालत को शिकायत लगाएं। एक कंसिस्टेंट पैटर्न है अब्यूज का। अब तो सवाल जो बड़े वाले सवाल उठे थे वो ये है कि आप मीडिया पावर को पाकिस्तान में अब्यूज करेंगे, और अगर आप उसे अब्यूज करेंगे किसी भी मकसद के लिए, तो उसके ऊपर कोई रिस्पांस कानूनी आएगी या नहीं आएगी। क्योंकि 2017 से ये पैटर्न है। ये मसला कोई मेरा ख्याल है 10, 12, 15 लाख का जुर्माना 2017-18 में हुआ। शाहजेब खानजादा के खिलाफ कैंपेन हुई, नजम सेठी के खिलाफ कैंपेन हुई, बाकी लोगों के खिलाफ हुई, मैनेजमेंट के खिलाफ हुई। तो इशू गया सुप्रीम कोर्ट तक, उन्होंने भी कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स की उस वक्त आमिर लियाकत हुसैन के खिलाफ। और वही सिलसिला अब हम दोबारा देख रहे हैं कि चल रहा है। तो एक तो सवाल ये है कि मीडिया पावर
ٹھیک ہے پاور ہے، لیکن پاور کے ساتھ پھر رسپانسبلٹی بھی ہے، اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے. تو جو رسپانسبلی نہیں یوز کرتا اپنی میڈیا پاور کو، اس کے ساتھ کیا سلوک، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ہم نے کچھ چیزوں کو، کچھ الزامات کو پاکستان میں ویپنائز کر دیا ہے، جس میں ہم لوگوں کو ٹریٹر بولتے ہیں، جس میں ہم کہتے ہیں کہ یہ مذہب کے خلاف ہیں، یہ ملک کے خلاف ہیں، جس میں ہم بلاسفمی جیسے بڑے سینسیٹیو الزام کو ہم نے ویپنائز کر دیا. اور پھر ہم نے دیکھا سپریم کورٹ نے فیصلے دیے آسیہ بی بی کے کیس میں، ممتاز قادری کے کیس میں، جس میں انہوں نے کہا کہ کسی شخص کو یہ کسی جھوٹے الزام کے ساتھ ڈیل کرنا اس کے بنیادی حقوق کے خلاف ہے. اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ ہماری سوسائٹی بڑے ایموٹیولی رسپونڈ کرتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایک عقیدت کا رشتہ ہے. تو آپ الزام ہی لگا دیتے ہیں، آپ الزام ہی خالی لگا دیتے ہیں، تو اس سے لوگوں کے لیے کانسیکوینسز کریٹ ہو جاتے ہیں. لوگ اس چیز کی پھر ذاتی طور پہ تفتیش نہیں کر سکتے کہ الزام ٹھیک ہے کہ نہیں. تو آپ کو اسے ایز اے ویپن نہیں یوز کر سکتے اس الزام کو. جو ہم نے دیکھا کہ بول کنسسٹنٹلی کر رہا تھا، تو مقدمہ فائل کرنے کا بھی مقصد یہ تھا کہ براڈ بیسڈ گائیڈ لائنز ہوں تمام میڈیا چینلز کے لیے، اس میڈیا چینل کے لیے بھی، باقیوں کے لیے بھی. اسی وجہ سے اے پی این ایس کو اس میں پارٹی بنایا گیا، پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن کو پارٹی بنایا گیا، کہ آپ نے ایسے سبجیکٹس کو جس کے اندر جو ہیٹ کے ارد گرد ریوالو کرتے ہیں، یا جس سے ہیٹ سپیچ جس کے اندر آپ ڈال سکتے ہیں، انہیں رپورٹ کیسے کرنا ہے، اس کے اوپر ایک گائیڈ لائنز ہو. تو یہ والا ایشو ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے واپس پیمرا کو بھیج دیا ہے کہ اس کے اوپر آپ اپنی گائیڈ لائنز بنائیے، اس کا فیصلہ کیجئے، تمام میڈیا کے لوگوں اور پی بی اے سے، اے پی این ایس سے سن کے اس کا فیصلہ کیجئے. دوسرا ایشو پھر پروپورشنیٹ پینلٹیز کا ہے. دیکھیے پہلی دفعہ آپ غلطی کرتے ہیں، آپ کو کوئی تھوڑا سا جرمانہ کر دیتا ہے، دوسری دفعہ غلطی کرتے ہیں. تو ہمارا سوال پیمرا کے سے بھی اور عدالت کے سامنے استدعا یہ تھی کہ ایک کنسسٹنٹ آپ کو جب پیٹرن نظر آتا ہے، تو پھر جو شکیں ہیں پروسیکیوشن کی پیمرا قانون کے نیچے کہ آپ پروسیکیوٹ کریں گے کسی کو، جو شکیں ہیں کہ آپ سسپینڈ کریں گے لائسنس کو یا کینسل کریں گے لائسنس کو، جس کے ظاہر ہے فری سپیچ کے حامی اس کے فیور میں نہیں ہے، وہ ایک الٹیمیٹ ریزورٹ ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کس سٹیج کے اوپر آپ وہ پروپورشنیٹ اپنی پینلٹی اپلائی کریں گے. تو یہ سوال عدالت کے سامنے رکھے تھے. پیمرا نے ایک آرڈر پاس کیا ہے، کچھ کاروائی پیمرا کے سامنے ہوگی، اور لیکن عدالت کا یہ ویو تھا کہ پیمرا الٹیمیٹلی اپیل جو ہے وہ ہائی کورٹ میں چونکہ آتی ہے پیمرا کے فیصلوں کے خلاف، تو ریگولیٹر ہے، پہلی لائن آف کنٹرول ریگولیٹر کے پاس ہونی چاہیے، وہ پہلے فیصلہ کریں، پھر عدالت اس پہ نظر ثانی کرے. ٹھیک ہے مظہر عباس صاحب، ریگولیٹر اور ان کی اتھارٹی پہ تھوڑی سی اگر بات کریں، ہم نے دیکھا ہے پیمرا بڑا متحرک بھی نظر آتا ہے ہمیں بعض اوقات، لیکن یہ پیٹرن بھی دیکھا گیا ہے کہ جرمانے عائد کیے جاتے ہیں، وہ جرمانہ دے کے اور پھر کارروائی اسی طرح سے جاری رکھی جاتی ہے. تو ریگولیشنز میں کہاں پر اصلاحات یا سختی کی ضرورت ہے تاکہ ان چیزوں کا تدارک ہو سکے؟ دیکھیے پورے پیمرا کے قانون کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس میں بہت سے کلوزز بہت ویگ ہیں، یعنی اور ویسے تو آپ کے آرٹیکل 19 بھی مجھے بہت ویگ لگتا ہے. آپ کیسے ڈیفائن کریں گے نیشنل انٹرسٹ، کس طرح ڈیفائن کریں گے؟ اور یہی چیز ہوتی ہے کہ پیمرا، اگر آپ حکومت مخالف کوئی چینل نظر آتا ہے، کوئی بہت زیادہ تنقید کرتا ہوا نظر آتا ہے، تو پیمرا بالکل 100 میٹر کی سپیڈ سے جو ہے کارروائی کرتا ہے. لیکن اگر کسی چینل کے خلاف جو ہے وہ قابل نفرت قسم کی مواد نشر کرنا ہوتا ہے، تو پیمرا جو ہے وہ بالکل سلو نظر آتا ہے ہمیں اس معاملے پہ. تو اس میں شکوک و شبہات یہ پیدا ہوتے ہیں کہ کیا یہ چیز جان بوجھ کے کروائی جاتی ہے. بہت سے مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ چینلز آف ایئر ہو گیا، چینلز جو ہے وہ پیچھے کے نمبر پہ ڈال دیا گیا. پیمرا والوں سے پوچھو وہ کہتے ہیں جی ہم نے نہیں کیا، منسٹری آف انفارمیشن سے پوچھو وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کیا. تو اب پی بی اے یا دوسرا چینل جو ہے وہ متاثرہ چینل جائے تو کہاں جائے؟ وہ عدالت جاتا ہے. عدالت نے فیصلہ کیا تو جیو اپنی پوزیشن پہ واپس آیا. پیمرا نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، عدالت نے فیصلہ کیا. عدالت نے فیصلہ کیا تو چینل 24 بحال ہوا، پیمرا نے نہیں کیا کوئی فیصلہ. تو یہ جو چیزیں ہیں کہ سلیکٹیو جو جسٹس ہمارے یہاں رہتا ہے کہ جی جہاں آپ کو نظر آتا ہے کہ جہاں جو ہے گورنمنٹ کو بہت زیادہ کرٹیسائز کر رہا ہے یہ چینل یا دوسرے
इदारों को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहा है या बहुत क्रिटिकल व्यूज़ ले रहा है, उस चैनल के ख़िलाफ़ आपको फ़ौरन कार्रवाई नज़र आ जाएगी। लेकिन इस तरह के चैनल्स के ख़िलाफ़ आपको कार्रवाई नज़र नहीं आएगी। देखिए, हमारे पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन और APNS, इनको संजीदगी दिखानी पड़ेगी। मुझे बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि जो हमारे जो मीडिया हाउसेस हैं, हमारी मीडिया हाउसेस की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सीरियस डिस्कशन नहीं करती इन इश्यूज़ पे। एक तो डिवीज़न बहुत है, दूसरा सीरियस डिस्कशन नहीं करती। इसी वजह से आप देख लें कि पैमरा के साथ मिलकर कोई चीज़ बनती नहीं है। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि पैमरा के कवानीन को मैंने बहुत गौर से पढ़ा है। उसमें जो चेयरमैन पैमरा के सुओ मोटो जो वो हैं कि उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। इस तरह की बहुत सी क्लॉजेज ऐसी हैं कि जो बहुत वेग हैं। बिल्कुल इसी तरह काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। और जर्नलिस्टों की बॉडी ने तो बहुत पहले ये प्रपोज किया था कि जी एक मीडिया कंप्लेंट्स कमीशन बना दें, क्योंकि कोई पिछले 12 साल में तकरीबन 1000 नोटिसेस इशू हुए हैं पैमरा की तरफ से। और अगर आप देखें तो ज़्यादातर नोटिसेस का ये होता है कि या तो स्टे पे चल रहा होता है, या आपने अगर हैवी फाइन किया तो वो अदालत से जाके स्टे ले लेते हैं। तो एक बहुत ज़्यादा जो है वो नज़र ये आता है कि कहीं भी चीज़ें बेहतर नहीं हो रही। और इससे बहुत ज़्यादा कोई भी ख़तरनाक वाक़या हो गया अगर, तो हम आज़ादी सहाफ़त का अलम बुलंद करते रहेंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता चलेगा कि ये हमारे ही एक कोलीग ने, हमारे ही राइवल ने इस तरह की बातें की जिसका ये रद्द-ए-अमल सामने आया। तो मेरा ख्याल है बहुत संजीदगी दिखाने की ज़रूरत है। बेनज़ीर, आपका कमेंट चाहती हूँ, आपको क्या लगता है? अलीना, पहले तो एक आध महीने पहले एक रिपोर्ट आई थी मीडिया में कि एक साबिक FBI के एजेंट हैं अमेरिका में, उन्होंने ख़त लिखा है पाकिस्तान के एम्बेसडर को वाशिंगटन में जो है, उनको उन्होंने कहा है कि एक जो कंपनी है, एक IT कंपनी कराची में, जो कंपनी इस चैनल के साथ एसोसिएटेड है, उन्होंने फिर से फेक डिग्रीज़ मतलब जाली डिग्री बनाना और बेचना शुरू कर दिए। अब उसका क्या हुआ मुझे नहीं पता। उस ख़त के बाद एम्बेसडर ने कोई बात की, आगे बात बढ़ी नहीं बढ़ी, मुझे नहीं पता। देखिए, एक चैनल जिसके CEO पे क्या क्या इल्ज़ाम नहीं है, ब्लैकमेलिंग, एक्सटॉर्शन, फेक डिग्रीज़, मतलब ये सारे इल्ज़ाम हैं। फिर उनको सज़ा भी हुई है, कन्विक्टेड है वो, लेकिन वो इस चैनल के अभी भी CEO है। आप उनकी वेबसाइट खोल के देखिए, उनका अभी भी नाम आता है। तो एक कन्विक्टेड शख्स एक चैनल के CEO कैसे हैं? यहाँ पे तो ये पैमरा से ही सवाल बनता है ना। और पैमरा इतनी जल्दी चैनल 24 के ख़िलाफ़ उन्होंने एक्शन लिया कि वो एक लाइसेंस का मसला था, उनका एंटरटेनमेंट का था, वो न्यूज़ को चला रहे थे, उनको बंद कर दिया। 1000 लोग आपने बेरोज़गार कर दिए। वो तो फिर खैर अदालत आई बीच में तो मसला ठीक हुआ। यहाँ पे एक कन्विक्टेड पर्सन एक चैनल के CEO है और वो चैनल अभी तक हमारे TV स्क्रीन्स पे आता है और वो इस तरह की मुहिम चलाते रहते हैं। रेगुलेटर्स की बात हो रही है। देखें, आजकल जो हम सबसे बड़े इश्यूज पे बात करें, उन तीनों इश्यूज में रेगुलेटर्स का मसला है। निगरानी तो रेगुलेटर्स ने करनी है ना। PIA ले लें, रेगुलेटर कौन है? CAA, सिविल एविएशन अथॉरिटी। के इलेक्ट्रिक ले लें, लोड शेडिंग का मसला है, रेगुलेटर कौन है? नेपरा। चैनल्स का मसला ले लें, रेगुलेटर कौन है? पैमरा। तो ये रेगुलेटर्स क्या कर रहे हैं? आप PIA की मिसाल ले लें, गुलाम सरवर साहब आके नेशनल असेंबली में कहते हैं 40% पायलट है, उनकी डिग्री जो है वो मशकूक तरीके से मिली है। तो CAA जो है, सिविल एविएशन अथॉरिटी, क्या हाथ पे हाथ रख के क्यों बैठा हुआ था? सिविल एविएशन अथॉरिटी ने क्यों नहीं किया? लिस्ट तो उन्हीं से आई है ना। लिस्ट तो गुलाम सरवर साहब ने खुद तो नहीं बैठ के जमा की, लिस्ट तो सिविल एविएशन से आई है। फिर ये नेपरा का भी ये मसला है कि नेपरा आपके इलेक्ट्रिक से पूछ रही है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं ठीक। भाई, आप किधर हैं? रेगुलेटर्स किधर होते हैं? जब एक्शन लेना होता है, जब कार्रवाई करनी होती है, तो रेगुलेटर्स का काम है कि वो रेगुलेट करें। यहाँ पे भी यही मसला है। चैनल चलते चलते, एक इंटरव्यू चलते चलते ऑफ एयर हो जाता है। रेगुलेटर किधर होता है? पैमरा किधर होता है? पता ही नहीं। चैनल इंटरव्यू होता है, एयर नहीं होता। रेगुलेटर किधर है? पता नहीं। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके तीसरा सवाल रखेंगे एनालिस्ट के साथ। जी, हम एक बार फिर बात करेंगे उज़ैर बलोच GIT से मुतल्लिक, क्योंकि जो इसकी बाज़गश्त है वो अभी तक सुनाई दे रही है और विफाकी वज़रा हों या फिर सिंध के वज़रा हों, वो एक दूसरे पर बयानबाजी का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। लेटेस्ट एपिसोड में ये हुआ है कि वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी और वज़ीर बल्दियात से नासिर हुसैन शाह ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क में इस वक्त नॉन इशूज़ को इशू बनाकर अवाम की तवज्जो असल मसाइल से हटा दी गई है।
उज़ैर बलोच से मुतल्लिक कोई और JIT रिपोर्ट या इतराफ़ी बयान होता तो अली ज़ैदी साहब अदालत में लेकर जाते। वज़ीर तालीम ने मजीद कहा कि उज़ैर बलोच से हर सियासी जमात ने राब्ता किया था। अगर हुकूमतें दहशत गर्दों से बातचीत करती हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो उनके जराइम में शामिल हैं। 2013 के इलेक्शन के बाद दोबारा हालात ख़राब हुए। हमने तो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के गंद को साफ किया है। अब्दुल्ला बलोच भुट्टो साहब के दौर में वजीर था। उनका मजीद कहना था कि PTI तो खुद दहशत गर्दों की सहूलतकार है। पीपल्स पार्टी खुद दहशत गर्दी का शिकार रही है। सूबाई वजीर तालीम सईद गनी साहब के इस सवाल पर हमारा अपने एनालिस्ट ये है कि क्या ये जो साहब बयानात और इल्ज़ामात लगा रहे हैं सईद गनी साहब, ये दुरुस्त हैं, हाँ या ना के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। मज़हर अब्बास साहब, आपकी एक्सपर्टीज़ है, आपसे शुरू करेंगे। कहते हैं हमने तो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब के गंद को साफ किया। अच्छा, उसके साथ वो ये भी बता देते कि उस गन को आपने शामिल क्यों किया था। अगर वो गन था तो जब तक वो गन था उस वक्त तक तो वो आपके साथ रहा, फिर आपको अचानक कैसे ख्याल आया कि वो ये गंद है और उसको साफ़ करना ज़रूरी है। देखिए, अली ज़ैदी साहब जो बोल रहे हैं या सईद गनी साहब बोल रहे हैं JITs के हवाले से, जहाँ तक मेरी मालूमात हैं JIT ज़ाहिर है सिंध होम डिपार्टमेंट ने उसको नोटिफाई किया था। सिंध होम डिपार्टमेंट की जो के पास ही वो रिपोर्ट थी, वो रिपोर्ट अब सिंध हाई कोर्ट में सबमिट हो चुकी है, उसमें सबके दस्तखत हैं। अब जिसको अली ज़ैदी साहब डिस्प्यूट बना रहे हैं उसमें सबसे अहम बात यह है कि जब अली ज़ैदी साहब ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया कि JIT को पब्लिक किया जाए, तो उस वक्त तक अली ज़ैदी साहब के पास वो लिफाफा मौजूद था जो मोटरसाइकिल में उनको कोई साहब देके गए थे और जिसमें JITs थी। और ये सवाल अपनी जगह उठ सकता है कि अली ज़ैदी साहब जब हाई कोर्ट से रुजू किया तो उन्होंने हाई कोर्ट के इल्म में ये बात क्यों नहीं लाई कि उनको ये लिफाफा दिया गया है, इसमें ये JIT है। तो उन्हें नहीं पता कि ये JIT सही है या गलत है, लेकिन उससे सिंध हाई कोर्ट को मज़ीद हेल्प मिलती। लेकिन बहरहाल सिंध हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर किया, उस पेपर रिपोर्ट पब्लिक भी हुई और ऑलरेडी उज़ैर बलोच के ख़िलाफ़ जो 56 के करीब मुकदमात हैं वो सब चालान हो चुके हैं। तो एक तो उसमें जहाँ तक मेरी मालूमात हैं उसमें ये चाहे 164 का बयान हो या ये JITs हों, इनका कोई भी जो को अक्यूज़ के नाम है उसमें किसी भी एक केस में कम से कम एक आध अगर हो तो हो। मैंने 56 की 56 FIRs तो नहीं देखी, चालान नहीं देखे, लेकिन जो मालूमात हैं उसमें ये को अक्यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी एक सप्लीमेंट्री चालान सबमिट हो सकता है। बिल्कुल आखिर में एक छोटी सी बात कहूँगा, मुझे नहीं पता अली ज़ैदी साहब सही कह रहे हैं या सईद गनी साहब दुरुस्त कह रहे हैं। मुझे इतना पता है कि गलतियां सब करते हैं, झूठ सिर्फ वो बोलता है जिसको सच का पता हो। बाबर सत्तार साहब कहते हैं सईद गनी साहब के PTI का जो CVU पे जलसे होते थे उस पर अमन कमेटी के कारकुनान आते रहे हैं, रहनुमा आते रहे हैं, और अगर किसी सियासी जमात या उसके रहनुमाओं के कोई कनेक्शंस हो इस तरह के तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन है। आपको इस स्टेटमेंट में कितना वजन लगता है? देखिए, मुझे तो इस सियासत की समझ नहीं आती है। और सईद गनी साहब एक साइड पे ये कह रहे हैं कि हम खुद टेररिज्म का शिकार रहे हैं, दूसरी साइड पे आप ऐसे लोगों के साथ शामिल हैं जो टेररिज्म करने के अंदर शामिल हैं। तो ये कैसे आप स्क्वायर करेंगे इस चीज को, सवाए ये सोचने के कि पावर के लिए आप कुछ भी करेंगे। अच्छा, यही चीज दूसरी तरफ भी नजर आती है। शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम पे अली ज़ैदी साहब से जब उन्होंने पूछा कि आप क्यों राब्ते कर रहे थे, आपके लोग क्यों राब्ते कर रहे थे, जुल्फ़िकार मिर्जा आपके साथ क्यों हैं, उन लोगों से के खिलाफ आपने क्या किया, उनके पास कोई जवाब नहीं थे। उनका बात पूछी आपने। और अगर हम इससे थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो आपको याद होगा कि मलिक इसहाक जो लश्कर जंगली वाले थे, जब उन्हें छोड़ा गया तो बड़ी चहमगोइयां थी उस वक्त कि ये PML ने किसी डील के में इन्हें छोड़ दिया है। और उस वक्त भी राना सनाउल्लाह से जब पूछा कि आप क्यों जाते हैं इनकी कहीं पे अगर जलसा करें आप क्यों जाते हैं, वो कहते हैं इनके वोट हैं, हम वोट मांगने जाते हैं। अभी किस तरह की लॉजिक है कि क्या आप नॉन टेररिस्ट जो हैं, जो लोग जो उनका कॉन्डक्ट आपको पता है, वो क्राइम्स में मुलविस हैं, वो आपके मुल्क के लोगों को मारने में मुलविस हैं, लेकिन आपको अगर लगे कि आपको पॉलिटिकल बेनिफिट मिलेगा, पावर बेनिफिट मिलेगा, तो आप उसके पास चले जाएंगे और आप कल को उन्हें जाके जस्टिफाई करेंगे। तो सियासत किसी असूल पे तो आप रखेंगे कि ये पावर के लिए मैं ये काम तो फिर भी नहीं करूंगा। बेशक इनका वोट है, बेशक है, लेकिन मैं सपोर्ट नहीं मांगूंगा क्योंकि मेरे असूल के खिलाफ है।
तो मुझे तो बिल्कुल अपील नहीं किया ये सईद गनी साहब की जो आर्गुमेंट है कि तमाम लोगों ने राब्ते रखे हुए थे। अगर तमाम ने रखे हुए थे तो तमाम में गलत काम कर रहे थे। ठीक है बेनज़ीर, एक रिपोर्ट आती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, बजाय उससे कि हम कोई अच्छी चीज़ निकालें और हम मज़ीद इंक्वायरीज़ करें, हम जो अफेक्टीज़ हैं उनको रिलीफ दें, हम उसकी सियासी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग पे चले जाते हैं। अलीना, यहाँ पे एक नहीं, यहाँ पे तो 3 रिपोर्ट्स आई हैं, लेकिन हम एक ही रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। हाँ, कोई बल्दिया फैक्ट्री फायर की जो फैक्ट्री की रिपोर्ट है उसके बारे में कोई JIT की वो बात नहीं कर रहा, सब ज़हर बलोच की इस रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, मुझे जहाँ तक इस केस की समझ आती है वो ये है कि JIT जो है आपने एक बना के ये जो सारे जो सवाल हम पूछ रहे हैं कि असली JIT कौन सी है तो नकली कौन सी है, ये सारे सवाल का जवाब सिर्फ़ और सिर्फ JIT के जो मेंबरान हैं वो ही दे सकते हैं। आप और मैं या कोई और इसका सवाल का जवाब नहीं दे सकता, या यही हमें JIT के मेंबरान वही बता सकते हैं कि अगर इनिशियल रिपोर्ट में पीपल्स पार्टी की क़यादत का नाम था या आसिफ अली ज़रदारी साहब का नाम था तो फाइनल रिपोर्ट में क्यों नहीं था, ये वही बता सकते हैं ना। हमें और तो कोई नहीं बता सकता कि फ़ाइनल रिपोर्ट में उनका नाम क्यों निकाल दिया गया। उसमें सिंध हुकूमत तो नहीं थी JIT में, JIT के मेंबर थे जिन्होंने बैठ के ये फ़ैसला किया। अगर ये रिपोर्ट किसी और मुल्क में आती तो एक तो ये चले हम इस पर तो हम बात कर ही रहे थे, एक और जो बहुत अहम चीज़ है इस JIT में जिसके बारे में मुझे नहीं समझ आता कि हम बात क्यों नहीं करें, वो है जासूसी का इल्ज़ाम है इन पे। एक और मुल्क के लिए वो जासूसी कर रहे थे। मतलब यहाँ पे इस मुल्क में हम सहाफ़ियों पे गद्दारी का इल्ज़ाम लगा सकते हैं, सियासतदानों पे लगा सकते हैं, एक गैंगस्टर के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम है, लेकिन हम इस चीज़ पे बात नहीं कर रहे। एक और मेरा सवाल ये है कि अगर अली जैदी साहब के पास ये 3 साल से वो मज़हर साहब, मैं भी आज ढूंढ रही थी और मेरी भी कुछ रिपोर्टर से बात हुई, वो कहते हैं उसमें अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया। आखिरी मैं सवाल सिर्फ अलीना ये पूछूंगी, अगर 3 साल से आपके पास रिपोर्ट है, 2 साल से तो आप हुकूमत में हैं, तो आप आए आके पार्लियामेंट में आपने पहले क्यों नहीं इस पर बात की? 2 साल से तो आप आ ही रहे थे ना पार्लियामेंट में, तो आप पहले बात कर देते इस पर। 3 साल से आप चुप करके रिपोर्ट लेके क्यों बैठे हुए थे? महमल, आपको क्या लगता है, क्या जो सईद गनी साहब ने पूरी की पूरी क्लैरिफिकेशन दी है उससे मुतमईन है आप, या फिर ये वही पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग लग रहा है आपको? देखिए रीना, बात ये है कि ये इस तरह की बात करना कि सबके ही ताल्लुकात होते हैं तो फिर इसलिए हम भी अगर मिल लिए तो क्या हुआ, कोई हम जुर्म में तो शामिल नहीं है। देखिए, पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जहाँ पर एक नेशनल एक्शन प्लान है और हमारी एक कौमी पॉलिसी है कि दहशतगर्दों से बात नहीं करनी, या दहशतगर्द तंजीमें जो है कल अदम भी हैं, बाकी भी इस तरह की जो काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर पॉइंट्स हैं, तो फिर सियासी जमातें क्यों जाती हैं उनके पास? मुझे तो इस चीज़ का जवाब नहीं समझ आता। चलिए, नेशनल एक्शन प्लान से पहले की तो खैर बातें थी, वो तो थोड़ा सा लेट बना, लेकिन इवन देन मैं कहूँगी कि ये किसी भी पार्टी के लिए, वो बेशक नून लीग हो, वो बेशक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, वो बेशक पीपल्स पार्टी हो, ANP हो, वो MK हो, कोई भी हो, कोई भी पार्टी दहशतगर्दों के पास जाकर उनसे बात क्यों करती है? सिर्फ वोटों के लिए? अगर वोटों के लिए करना है तो देखें, फिर ये तो एक बड़ी खतरनाक किस्म की बात है। आज आप वोट के लिए मिल रहे हैं, कल कोई और चीज़, तो ये अच्छा ट्रेंड नहीं। और दूसरी चीज़ इसके अंदर अलीना, एक चीज़ ये कि हमारा मुल्क, जिस तरह मैंने पिछले साल में भी एक बात की कि हम बड़े बेबस किस्म के, मेरे ख्याल में हमारी रियासत है कि दहशतगर्दों के इंटरव्यूज भी चल जाते हैं TV पे, हमारे कई अखबारात वगैरह जो है वो ग्लोरीफाई भी कर देते हैं, कोई एक्शन भी नहीं उस पर होता। तो ये एक बड़ी सोचने वाली बात है कि फिर सियासी जमातें भी उसी का हिस्सा बन जाती हैं, तो ये सही तो नहीं है। इसके ऊपर कोई ना कोई पॉलिसी सारी सियासी जमातों को मिलकर बनानी चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मज़े साहब, आप उस वक्त कुछ क्लैरिफाई करना चाह रहे थे बेनज़ीर साहिबा के पॉइंट के ऊपर, आप करना चाहते हैं? नहीं, मुझे तो अब बेनज़ीर ने उसको कहा कि उन्होंने चेक किया था, मेरे ख्याल में तो उन्हें 12 साल सजा हो चुकी है उसमें। और अभी जो मुझे खबर आई थी, कल कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली थी, लेकिन जो रिपोर्ट्स में पढ़ी थी उसमें कल लिखा मुझे हुआ जो था। इन्फॉर्मेशन जी सॉरी, बोलिए मज़हर साहब। कल मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसमें पता नहीं किस हद तक वो दुरुस्त है कि जब उज़ैर बलोच मिलिट्री अथॉरिटीज़ से जेल आ गए और जेल के बाद फिर रेंजर्स की कस्टडी में मीठा राम हॉस्टल चले गए, उधर उन कस्टडी में अब कल को इत्तला ये मिली थी कि वहाँ से भी उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है और वापस वहीं चले गए हैं जहाँ से वो जेल आए थे।
جی اس کی کوئی کانفرمیشن نہیں آئی. آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں؟ علینا میں کہہ رہی تھی جو کچھ رپورٹرز جو اس پہ کام کر رہے تھے اسٹوری پہ وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ 12 سال کی کنوکشن کے بارے میں ایک آیا تو ہے کہ اپریل میں 12 سال کی کنوکشن ہوئی ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی کانفرمیشن نہیں ملی. ٹھیک ہے، تو ہم اگلے پروگرام میں کوشش کریں گے کہ یہ پوائنٹ بھی کلیریفائی کر لیں. مظہر صاحب ایک چیز تھوڑی سی اور آپ کی انسائٹ چاہیں گے. اب کہتے ہیں سعید غنی صاحب کے صدر مملکت، گورنر سندھ اور علی زیدی صاحب نے گینگ وار کی شمولیت کے لیے ایک کمیٹی بنائی. اس بیان میں کتنی حقیقت ہے یا کتنا وزن ہے؟ دیکھیں لیاری کی پولیٹکس میں جو بھی گروپس متحرک رہے ہیں، جو بھی الیکشن میں حصہ لیتے رہے ہیں، اب سعید غنی صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ ذوالفقار مرزا وزیر داخلہ کیوں بنائے گئے، کیا وجہ تھی وزیر داخلہ. وہ تو ان کے بقول انہوں نے گن صاف کی، تو وزیر داخلہ کیوں بنائے گئے تھے. دیکھیے وہاں کیونکہ وہاں ایک گینگ وار سالہ سال سے چلی آ رہی ہے، مختلف گروپس ہیں اس میں. تو جب آپ کسی کو اپروچ کرتے ہیں تو بیسکلی اپنی پولیٹیکل انٹری کے لیے کرتے ہیں، اس میں کوشش کرتے ہیں کہ جی کسی نہ کسی طریقے سے کہیں نہ کہیں سے ان کو سپورٹ ملے. تو اس میں کوئی وہ نہیں تھا کہ جس میں ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف بھی ظاہر ہے کراچی میں وہ کر رہی تھی، پولیٹکس کر رہی تھی، شکور شاہ ان کے امیدوار تھے، بلاول بھٹو ان کے مقابلے میں لڑ رہے تھے. اور ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ بلاول بھٹو 2008 میں جو ہے جب آصف علی زرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی جیت کے آئی تو آصف علی زرداری نے اس وقت یہ بات کی تھی کہ میں بلاول بھٹو کو لیاری سے الیکشن لڑوانا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد ہی یہ ساری ہمیں ڈیولپمنٹ ملی. تو بالکل اس میں یہ عین ممکن ہے کہ بہت سے لوگوں نے اپروچ کی ہو لیاری گینگ کو. تو پھر وہی بات ہوگی نا، اور کیونکہ بہت سے گروپس ہیں، لیاری گینگ کے ایک گروپ نہیں ہے. ہاں تو پھر وہی بات ہو گئی نا جو ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے. بابر ستار صاحب نے بھی ہائی لائٹ کیا کہ اپنے ووٹ بینک کو بڑھانے کے لیے، اپنے ووٹ بینک کے لیے سب کچھ ویلیڈیٹ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. خیر اس کے اوپر ہاں لیکن اس میں میں صرف یہ بتاؤں کہ اس میں علینا صرف ایک چیز بتا دوں، پیپلز پارٹی کا کیونکہ وہ قلعہ رہا، تو پیپلز پارٹی کا اس گینگ وار کے یا کسی بھی گینگ وار کے کارندے سے تعلق رکھنے سے سب سے زیادہ سیاسی نقصان پیپلز پارٹی کو ہوا. پیپلز پارٹی 2018 میں ایم این اے اور ایم پی اے کے دونوں کے الیکشن ہار گئی، تو سب سے زیادہ سیاسی نقصان ہوا. اور پیپلز پارٹی کی 2008 کی یہ جو پالیسی تھی اس نے پیپلز پارٹی کو بہت نقصان پہنچایا، لیاری میں بہت نقصان پہنچایا. ٹھیک ہے جی، ہمیں پر پروگرام کلوز کرنا ہے، وقت ختم ہو گیا. آپ سے ہم دوبارہ کل ملاقات کریں گے نئے سوالات.